हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनवी साइंस क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वर्ण, संज्ञा और सर्वनाम भी देख लेंगे इसी में। तो अब देखिए, जो हमारा हिंदी व्याकरण है इसमें से एग्जाम में कितने नंबर का आता है, तो इसका हम एक वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि हिंदी में कैसा क्वेश्चन आता है और कितना ऑब्जेक्टिव रहता है और सब्जेक्टिव हमें कितना बनाना है, तो उसके लिए एक हम वीडियो डाल दी हैं, आप जाकर दे सकते हैं। हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट अगर आप थोड़ा सा भी इसमें अगर आप जानकार हैं तो आप हिंदी में बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए हम हिंदी ग्रामर लेकर आए हैं, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें से आपको बनाना कितना है, 50 बनाना है। तो अगर ओवरऑल 100 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग देखिएगा तो 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव तो हिंदी ग्रामर से रहता है और 50 ऑब्जेक्टिव बुक से रहता है। तो आपको बनाना है 50। तो 50 अगर आपका हिंदी ग्रामर मजबूत है, हिंदी ग्रामर में आपको अच्छे जानकार हैं, तो आप हिंदी ग्रामर में से 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। या बुक पढ़े अच्छे से तो बुक में से 50 ऑब्जेक्टिव आप कर पाएंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। तो देखिए, हिंदी ग्रामर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ण। वर्ण से क्वेश्चन रहता है, 3-4 क्वेश्चन वर्ण से रहता है आपके एग्जाम में। तो वर्ण का परिभाषा जानेंगे सबसे पहले। तो वर्ण का परिभाषा होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यह हमारा हो जाएगा वर्ण का परिभाषा, वर्ण कहते हैं। अब देखिए, ये तो परिभाषा हो गया। अब वर्ण का कितने प्रकार होता है, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। कोई भी भाषा लिखते हैं वो वर्ण से बना रहता है, वर्ण से वो लिखते हैं आप लोग। तो इसका अगर आपसे पूछेगा कि इस वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, यानी कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो वर्ण होता है ये होता है स्वर वर्ण। पहला वर्ण है स्वर वर्ण और दूसरा जो वर्ण है वह है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण दूसरा इसका प्रकार हो जाएगा। अब स्वर वर्ण आपसे अगर पूछेगा कि कौन स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण की कुल संख्या होती है 11। यानी कि स्वर वर्ण के कुल संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 11। और जो मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या होती है, मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण 10 होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण 10 होते हैं। अब देखिए, एक कौन नहीं होता है। जो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11, वो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये स्वर वर्ण होते हैं। अगर मात्रा कहेगा तो यहाँ से री हट जाएगा, तो मात्रा के आधार पर कुल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। यहाँ से आपको ये याद रखना है, स्वर वर्ण में स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है, मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं, और कौन कौन होते हैं ये आप समझ होंगे। अब यहाँ से देखिए, जो हमारा व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण की कुल संख्या व्यंजन वर्ण की कुल संख्या व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। अब 33 कौन कौन होते हैं, देखिए 33 जो हमारा होता है, क होता है, ख, ग,
घ और अंग। फिर च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण। फिर त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो हमारा होता है ये व्यंजन वर्ण होता है। फिर यहाँ से य र ल व। फिर स स स ह। यहाँ सब जो हमारा ये क वर्ग होता है, क वर्ग ये हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, इसका उच्चारण स्थान भी पूछता है। तो अगर आपसे क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछता है, च वर्ग का, ये जो है ये च वर्ग है, ट वर्ग है, तो इसका उच्चारण स्थान आप लोग देखिए कैसे याद रखेंगे। ऊपर से आप लोग याद रखना है क वर्ग का। तो जो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तो देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कंठ, कंठ के बाद आता है तालु, तालु के बाद आएगा मूर्धा, मूर्धा के बाद आएगा दंत और दंत के बाद आएगा ओष्ठ। यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान होगा, क वर्ग का उच्चारण स्थान होगा कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। च वर्ग का यानी कि कंठ के बाद आता है तालु, तो इसका जो होगा उच्चारण स्थान वो होगा तालु। तालु के बाद आता है मूर्धा। आप लोग देखिएगा जो थोड़ा उठा हुआ है उसको मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा यानी कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। उसके बाद जो त वर्ग आता है इसका उच्चारण स्थान होता है दंत, और जो प वर्ग का उच्चारण स्थान है ये है ओष्ठ। तो यहाँ से आप लोग ये याद कर पाइएगा आसानी से। क पूछेगा क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ होगा। ख का पूछेगा, ग का पूछेगा, घ के या अंग का, इसमें से कोई भी पूछता है तो कंठ होगा उच्चारण स्थान। यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आपको इसे याद रखना है। अब यहाँ से देखिए अगर आपसे पूछता है य का और स का, तो इसका उच्चारण स्थान होगा तालु, इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। र और इस स को पूछता है तो इसका होगा उच्चारण स्थान मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ल और स को पूछेगा तो इसका उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान इसका उच्चारण स्थान होगा दंत, इसका उच्चारण स्थान होगा दंत। यानी कि य का पूछता है, स का पूछता है, र का, फिर स, ल, स, इसका पूछेगा तो आप लोग आसानी से बता पाइएगा। व का जो उच्चारण स्थान है व का, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। और इसका उच्चारण स्थान काकल्य होता है, काकल्य। अब आप लोग देखिए आप लोग का इसमें से क्या अब याद रखना है, इसका उच्चारण स्थान पूछता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद पूछता है इसका जो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 33 होती है। अगर आपसे देखिए ये जो है ये फर्स्ट घर है, फर्स्ट घर है, ये सेकेंड घर है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ घर है, और ये फिफ्थ यानी कि पांचवा घर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घर है। तो आपसे अगर पूछता है कि बताइए कौन इसमें से अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अघोष है, कौन सघोष है, तो आप लोग देखिए याद रखिए जो हमारा ये है फर्स्ट घर है, फर्स्ट है, प्लस थर्ड है यानी कि तीसरा है, प्लस फिफ्थ यानी कि पांचवा घर है। यानी कि इसमें से अगर कोई भी रहता है क च ट त प, इसमें से कोई रहता है, तीसरा में से ग ज अण द ब, ये कोई रहता है या ये वाला रहता है, तो ये जो होता है हमारा ये होता है अल्प प्राण। ये कैसा होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है। यानी कि फर्स्ट यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा ये कैसा होता है, तो ये अल्प प्राण व्यंजन होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन होता है। ये कैसा व्यंजन होता है? अल्प प्राण। अब देखिए जो दूसरा और चौथा घर है यानी कि दूसरा प्लस चौथा घर है, ये महाप्राण व्यंजन होता है। ये कैसा व्यंजन होता है? महाप्राण व्यंजन। यानी कि इसमें से अगर कोई आता है और इसमें से कोई आता है तो वो होता है महाप्राण।
अब देखिए यहाँ से एक और बात याद रखना होगा आपको। ये बात याद रखना है कि जो पहला और दूसरा घर है ये अघोष होता है। पहला और दूसरा घर क्या होता है? अघोष होता है। यानी कि पहला घर और दूसरा घर अघोष होता है। अघोष भी आपसे अगर पूछता है तो आप बता पाइएगा। फिर तीसरा चौथा पांचवा जो घर होता है, यानी कि घर देखिए, अब तीसरा चौथा पांचवा घर ये सघोष होता है। यानी कि अघोष सघोष भी आप लोग बता पाएंगे। सघोष बोलिए या सिर्फ घोष बोलिए, इसी को हम लोग कहते हैं। यहाँ से भी आपको देखिए याद रखना है, ये याद रखना है कि जो ऊपर वाला है य र ल व, यहाँ हम लिख देते हैं य है, र है, ल है, व है। ये जो हमारा होता है ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। इसको कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण इसको हम लोग कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन भी पूछता है तो आप लोग बता पाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? य है, र है, ल है और व है। अब जो स ह है, इसको हम लोग कहते हैं उष्मीय व्यंजन। यहाँ हम लिख देते हैं जो हमारा है, स है, स है और ह है, इसको हम लोग कहते हैं उष्मीय व्यंजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्मीय व्यंजन कहते हैं। उष्मीय व्यंजन। या इसी को हम लोग कहते हैं महाप्राण। इसी को कहते हैं महाप्राण। महाप्राण पूछता है, अल्प प्राण पूछता है, सघोष पूछता है, अघोष पूछता है, उच्चारण स्थान पूछता है, इसकी संख्या पूछता है, तो आप लोग आसानी से बता पाइएगा। अब देखिए स्वर में एक और पूछता है कि दीर्घ स्वर कौन है और ह्रस्व स्वर कौन है। तो यहाँ से देखिए जो अ है, फिर ई है, फिर उ है, ये तीनों जो हमारा है ये हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। अ ई उ, ई क्या है? ह्रस्व स्वर है। ए भी ह्रस्व स्वर है। अगर आपसे आ ई उ ऐ पूछता है तो ये हमारा कैसा स्वर होगा? ये दीर्घ स्वर होगा। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर समझ गए होंगे। यहाँ से सघोष अघोष उच्चारण स्थान आप लोग समझ गए होंगे। यही से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। वर्ण से जितना पूछेगा यहीं से रहेगा, एकदम 100% गारंटी है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।